दुनिया की सबसे दर्दनाक और रुला देने वाली सच्ची प्रेम कहानी। इस प्रेम कहानी के पहले भाग का सारांश। इधर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मुझे अपने मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। रात की तन्हाई में मेरे दिल ने मुझसे गुफ्तगू की। कहाँ वह एक अमीर घर की राजकुमारी और कहाँ तू एक गरीब माँ बाप का अनपढ़ लड़का। क्या तू उसके काबिल है? क्या तू उसको जिंदगी की खुशियाँ दे पाएगा? क्या तू चाहता हो कि तुम्हारी बदनसीबी के अंधेरों में उसकी हंसी गुम हो जाए? मुझे उसके साथ अपने ख्वाबों के महल सजाता देख मेरी अंतरात्मा ने मुझे आईना दिखाया। जिंदगी में आज पहली बार मुझे अपनी गरीबी पर रोना आ रहा था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी और बदनसीबी की परछाई उस पर ना पड़े तो तुम्हें उससे दूर रहना होगा। अंदर से फिर आवाज आई, कैसे दूर रहूं यार, अब तो वह मेरे दिल की धड़कन में, मेरे जिस्म के रग-रग में, मेरे लहू के एक कतरे में समा चुकी है। क्या दिल को धड़कन से दूर किया जा सकता है? क्या लहू को जिस्म से अलग किया जा सकता है? अब वह मेरी जिंदगी बन चुकी है। अब जीते जी तो मैं उसे नहीं भूल सकता। क्या पता वह भी तुमसे प्यार करती भी है या यह एक तरफा प्यार है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तो आजकल की लड़कियों पर जरा भी यकीन नहीं है। दिल और दिमाग के बीच रात भर अंतर्युद्ध चलता रहा और सुबह होते होते दिल दिमाग पर हावी हो गया। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। वह घर अथवा गांव से बाहर अकेली कभी निकलती ही नहीं थी, इसलिए प्रत्यक्ष मुलाकात की कोई संभावना ही नहीं था। वैसे भी अगर सौभाग्य से ऐसा सुखद संयोग मिल भी जाता तो मेरे अंदर उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर कैसे अपने दिल की बात उसके दिल तक पहुंचाई जाए? काफी तर्क वितर्क करने के बाद मैंने लव लेटर लिखने का फैसला किया। प्रिय अंजलि, काफी दिनों से सोच रहा था कि तुमसे अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन डर लगता था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो और कहीं मुझसे नाराज ना हो जाओ, इसलिए मैं चाहकर भी अपने दिल की बात कह नहीं पाता था। परंतु अब मेरा जीना दुश्वार हो चुका है। रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से एक पल के लिए भी तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। हर घड़ी हर पल बस तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, कैसे तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं। लेकिन आज अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें अपना पहला प्रेम पत्र लिख रहा हूँ। उम्मीद है तुम मेरे दिल के जज्बातों को जरूर समझोगी। अंजलि, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों में बस चुका है। जिस दिन मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ उस दिन मैं बेचैन हो जाता है। रात भर मुझे नींद आती, बस रात भर तुम्हारी याद में करवटें बदलता रहता हूँ।
तुम मेरे दिल की इतनी गहराई में उतर चुकी हो कि मैं चाहकर भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। तुम मेरे दिल की धड़कन में बस चुकी हो। अब तुम मेरी जान बन चुकी हो। अब अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और ना ही यह जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, इसलिए तुम अपने दिल की बात पत्र लिखकर जवाब जरूर देना। हालांकि तुम्हारा जवाब चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। तुम्हारा दीवाना। पत्र लिखकर मैंने जेब में रखा और हिम्मत जुटाकर उस तक पहुंचाने के मौके तलाशने लगा। उस तक अपने प्रेम पत्र पहुंचाने के उद्देश्य से अगले 2-3 दिनों तक मैं उसकी निगरानी करता रहा, लेकिन मुझे असफलता ही हाथ लगी। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा कि मुझे उचित मौके नहीं मिले। मुझे कई मौके मिले, लेकिन मैं उसका लाभ नहीं उठा पाया। मुझे याद है, एक बार शाम के समय वह अपनी एक सहेली के साथ बात कर रही थी, तभी मैंने उसकी तरफ अपना प्रेम पत्र उछाल दिया, जो उसके करीब जा कर गिरा। लेकिन पता नहीं उसने देखा नहीं या शायद अंधेरे की वजह से उसे दिखा नहीं। मैंने उनके जाने के बाद जाकर देखा तो वहीं का वहीं पड़ा था। एक दिन संयोगवश वह मुझे एक गली में सामने से अकेली आती दिख गई। मौका देखकर मैंने अपना प्रेम पत्र उसकी मुट्ठी में पकड़ाया चाहा, लेकिन वह मुस्कराते हुए बड़ी फुर्ती से बगल से निकल गई। शायद वह समझी कि मैं उसकी कलाई पकड़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उधर से वापस लौटा तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। पता नहीं कैसी पागल लड़की से पाला पड़ा है। मैंने अपना माथा पीट लिया। यह लो, इसे अपनी अंजलि को दे देगा। एक बार मैंने उसकी एक सहेली को प्रेम पत्र थमाते हुए कहा, ना बाबा, ना, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। कहते हुए उसने पत्र लेने से इनकार कर दिया। ऐसे और अवसर कई बार आए जब मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर सकता था, लेकिन इसे अपनी कायरता कहूँ या बुज़दिली, चाह कर भी मैं उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। उसके सामने जाते हैं न जाने मुझे क्या हो जाता था। उसके बाद भी ना जाने कितनी दफा मैंने प्रेम पत्र लिखा, लेकिन किसी को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। इसका एक कारण यह भी था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर भी था कि कहीं वह इनकार ना कर दे और हमेशा के लिए नाराज ना हो जाए। मैं किसी भी हाल में उसका साथ खोना नहीं चाहता था। बहरहाल हमारे बीच सामान्यतः जो बातचीत, हंसी मजाक और कभी कभार तकरार होती थी वो जारी रही। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह मुझसे अलग है। सुख में और दुख में मैं हमेशा उसे अपने साथ पाता था। मुझे आज भी याद है, जब एक बार हमारे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सबसे पहले मेरी दादी की डेथ हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा 6 साल का भाई डायरिया का शिकार हो गया। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी भाभी का देहांत हो गया।
आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार घूम जाता है। बरसात की दिन था। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी। रात के 10 बजे थे। भाभी का शव एम्बुलेंस से उतार कर द्वार पर रखा हुआ था। सारे पड़ोसी और हितैषी अपने अपने घरों में जाकर सो चुके थे। परंतु अंजलि बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए मेरे बिलखते परिजनों को सांत्वना दे रही थी। उसने मेरी माँ और बहनों के साथ मिलकर सुबह तक सारी औपचारिकताओं को पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि वह कोई गैर नहीं बल्कि हमारे ही परिवार का सदस्य है। वह थी ही कुछ ऐसी कि उसके प्रति मेरे निश्चल प्रेम की गहरा होता जा रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है कि हर एक दोस्त कमीना होता है। कहने को तो वो मेरे दोस्त थे, लेकिन वे सब कुछ जानते हुए भी उस पर डोरे डालते थे। वह थी ही इतनी खूबसूरत, शोक और चंचल की मेरे प्रति दोस्तों मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। हालांकि मैंने इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके उनसे दोस्ती कायम रखी। दरअसल वे सभी लड़के हमारे गांव के क्रिकेट टीम के सदस्य थे और मैं उसका कैप्टन था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी टीम बिखर जाए। परंतु एक दिन मुझे पता चला कि मेरे उनमें से कुछ लड़के अंजलि के साथ कुछ गलत करने की योजना बना रहे हैं, तो पानी सिर से ऊपर जाता देख मैंने उन्हें खुली चुनौती दे डाली। है किसी की हिम्मत तो कोई उसे छू कर दिखाए। मेरे होते हुए कोई उसे छू भी नहीं सकता। प्रताप, एजाज और शम्स को छोड़कर सभी लड़के मेरे दुश्मन हो गए। मैंने उसके बॉडीगार्ड की भूमिका संभाल ली और उसे कुछ बताए बगैर साये की तरह उसके आसपास रहने लगा। रात के 1 बजे तक, जब तक वह सो नहीं जाती, मैं उसके घर के बाहर बैठा रहता था। हमारी टीम टूट गई। मैंने प्रताप, एजाज और शम्स के साथ कुछ बच्चों के साथ अलग टीम बना ली। हमारे बीच एक चैलेंजिंग मैच भी हुआ, जो झगड़ा होने की वजह से अनिर्णायक रहा। मुझे याद है, उस मैच में मैंने इतना लंबा 6 मारा था, जो पूरे मैदान को पार करके अंजलि के पास जाकर गिरा था, जो उस वक्त अपने आम के बगीचे में बैठी हुई थी। एक बार तो उन्होंने अकेले में लड़ाई करने का चैलेंज दे दिया। अब शेर भला किसी की दहाड़ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मैं और प्रताप निश्चित जगह पर बिल्कुल टाइम से पहुंच गए। एक तरफ 7 लड़के और दूसरी तरफ हम दोनों। लेकिन मेरा एटीट्यूड और हिम्मत देखकर उनमें से किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। खैर, किसी तरह मामला शांत हो गया। उसके बाद आगे फिर से किसी ने कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं की। उन दिनों अगल-बगल के गांवों में अक्सर महायज्ञ और अष्टयाम जैसे धार्मिक आयोजन होते रहते थे। ये धार्मिक आयोजन हमारे लिए वृंदावन हुआ करते थे। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, वह अपनी सहेलियों के साथ जरूर जाती और वहां हम दोनों को एक दूसरे की सूरत को नजरों में उतारने का भरपूर मौका मिलता। मुझे याद है, जब हम बगल के गांव में रात को कृष्ण लीला देखने जाते थे।
हमारा और उसका सीट बिल्कुल पक्का होता। हम पुरुषों के पंडाल में और वो महिलाओं के पंडाल में बैठती थी, लेकिन हम प्रतिदिन एक ही जगह पर बैठते और ऐसी जगह पर बैठते कि हम एक दूसरे को देख सके। पूरे 5 घंटे सारे दर्शक राधा और कृष्ण के रासलीला का आनंद लेते और हम दोनों सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। वो मेरे जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल है, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। राधा और कृष्ण की तरह हमारा प्यार भी गांव की लड़कियों और लड़कों में मशहूर होता जा रहा था। भले ही हमारे बीच अकेले में मुलाकातें नहीं होती थी, लेकिन हमारे नैना हर पल एक दूसरे से बातें करते रहते थे। यद्यपि मैं रात को अक्सर सपने जरूर देखता था कि वो बगीचे में मेरे सीने से लगी हुई मेरे बालों को सहला रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतने में ही खुश था। मेरे मन में उसके प्रति कभी सेक्सुअल विचार आते ही नहीं थे। मुझे गांव और समाज की हदों का भी ख्याल था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी इज्जत पर कोई आंच आए। वह अपने परिवार और समाज की नजरों में बदनाम हो जाए। सच कहूं तो मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने कभी अपनी हदों से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी वह हमेशा मेरी आंखों के सामने थी और खुश थी। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए था। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वह कभी मुझसे अलग है अथवा कभी अलग हो सकती है। परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अगर मुझसे कोई पूछे कि प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूँगा गरीबी। जी हाँ, गरीबी, जो उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है, उससे उसकी खुशियों को छीन लेती है और उसे जुदाई के आंसू पीने को मजबूर कर देती है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। माँ जल्दी से खाना लाओ, पेट में हाथी कूद रहे हैं। सुबह सुबह स्नान करके मैंने गुनगुनाते हुए माँ को आवाज लगाई, 1 मिनट अभी लाती हूँ। रसोई घर से श्वेता की आवाज आई, यह क्या है? दाल भात भुजिया क्यों नहीं बनाई? खिचड़ी की थाली देखते ही मैं बिदक गया। अभी तक खिचड़ी मिल भी गई, कल से वो भी नहीं मिलेगा। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैंने हैरानी और गुस्से से श्वेता की तरफ देखा। हाँ भाई, घर में चावल, दाल, आटा सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें आशिकी से फुर्सत मिले तब तो कुछ जानो। तुम्हें तो घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। श्वेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर जैसे मेरा ख्वाबों की दुनिया से मोहभंग हुआ। वह ठीक ही कह रही थी। मोहब्बत के समंदर में मैं इस कदर डूब गया था कि जीवन की वास्तविकता से अनजान हो गया था। पता नहीं ये जिंदगी मुझे कहाँ लेकर जाएगी। कलाई पर गुदे उसके नाम को सहलाते हुए मैं बस यही सोच रहा था।
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा वक्त भी आता है जहां हमारे सामने केवल एक ही रास्ता बचता है। यहाँ भी मेरे सामने केवल एक ही विकल्प बचा था, अपने बिखरते हुए परिवार को बचाना। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम को यही सोचते हुए मैं खेतों की तरफ जा रहा था। तभी वह सिर पर घास का गट्ठर लिए सामने से आती दिखाई पड़ी। उसके साथ उसकी 4 से 5 सहेलियां भी थी। थोड़ा करीब आने पर मैंने देखा कि उसके दोनों गाल सूजे हुए थे, जिसे वह अपने दुपट्टे से ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायद घास काटते समय ततैया ने काट लिया था। अरे ये क्या बंदरियों जैसी शक्ल बना रखी है, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। रुको अभी बताती हूँ। एक तरफ घास का गट्ठर फेंकते हुए वह मेरे ऊपर झपटी, परंतु मैं तो पहले से ही भागने के लिए तैयार था। कुछ दूर जाकर बंदर की तरह मुंह फुलाकर उसे फिर से चिढ़ाया।